Assalamu alaikum and welcome to all the wonderful students who have joined us in this video. So we are going to continue the series of CS 205 that is information security और इंशाल्लाह हमने इसमें लेक्चर नंबर 277 से जो है वो ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात करनी है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो पाकिस्तान में हमारे पास सिक्योरिटी कल्चर है उसमें सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फेल क्यों है। मतलब पिछले हम 10 इयर्स बिहाइंड हैं आईटी डिपार्टमेंट से। जो आईटी ने जितनी तरक्की कर लिया हम उससे 10 साल पीछे हैं अभी। और इसकी क्या इसके फेलियर की क्या रीज़न्स हैं। सो यहाँ पे देखें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ ऑलमोस्ट 1 जनरेशन बिहाइंड। तो हमेशा हमने मतलब पूरा कोर्स जो पढ़ा है इसमें हम सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे फ़र्स्ट पोजीशन पे इसलिए रखते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी कल्चर है उसमें वो मतलब 10 साल पीछे है, 1 जनरेशन हम पीछे हैं अभी जहाँ पे हमें होना चाहिए था वहाँ की एज़ कम्पेयर टू दैट प्लेस। ठीक है। फिर आर्डुअस टू कैच अप विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पोस्चर अनलेस देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर दूसरी रीज़न ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने इसलिए ज़्यादा फोकस करके रखा क्योंकि जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कैरी आउट नहीं किया जाएगा तो हम अपने पोस्चर को जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मीट नहीं करवा सकेंगे। ठीक है। अब अगर क्या होगा कि हम कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम फेलियर जो है वो गारंटी कर सकते हैं कि अगर ये फैक्टर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो देर इज़ अ गारंटीड फेलियर। ठीक है। तो अगर ये पेपर में आ जाता है सो डू कीप इन माइंड दिस ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहले आ जाता है कॉस्मेटिक कमिटमेंट जिसे हम सुपरफिशियल कमिटमेंट भी कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है जो आपकी टोन एट द टॉप है वो सिर्फ कॉस्मेटिक लेवल तक है। वो बिल्कुल सुपरफिशियल है, वो बिल्कुल ओवर द सरफेस है, वो डीप डाउन कोई कमिटमेंट नहीं है ना एम्प्लॉयज़ की ना हायर अथॉरिटीज़ की। इसकी वजह से कभी भी आपका सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर अगर हम रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग नहीं है तो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फिर इसी तरह अगर प्रोग्राम कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेफिशिएंसी है उसमें तो भी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है वो हमेशा फेल होगा। और इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस अगर ना हो तो भी आपका प्रोजेक्ट फेल ही होगा। सबसे पहले बात आ जाती है कॉस्मेटिक कमिटमेंट की कि अगर एम्प्लॉयज़ में और स्टाफ में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है और जो विजन है वो शॉर्ट टर्म होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि विजन और गोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉस्मेटिक कमिटमेंट में ये आ जाता है कि विजन ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म था जिसकी वजह से आप गोल्स अचीव नहीं कर पाए। ठीक है। फिर प्रायोरिटीज़ अगर हमने ठीक से सेट नहीं की या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोरली मैनेज्ड है, पोरली ऑर्गेनाइज्ड है। फिर बात आ जाती है कि अगर हम रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करने के लिए विलिंग नहीं है तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम पे जितने फ़ंड्स एलोकेट करने चाहिए थे अगर हम वो कम कर रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए उन पे अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं है तो या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में जा रही है रादर देन गोइंग इनटू द बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स तो फिर भी क्या होगा कि हम जो है वो रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कोई रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा तो आपने कहाँ से जो है वो इन्वेस्ट करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि डेफिशिएंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो अगर जो आईएसएमसी जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी अगर वो इनफेक्टिव वे में जो है वो इम्प्लीमेंटेड है तो भी सिस्टम फेल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चल रहे तो भी हो जाएगा। अगर जो आपकी लीडरशिप है उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है तो भी, या फिर आईटी टीम जो है वो इट इज़ नॉट इंसेंटिवाइज्ड। इंसेंटिवाइज्ड का मतलब होता है कि हैविंग एन इंसेंटिव और हैविंग अ मोटिव, कि वो जिसके पास कोई मोटिव वो गोल हो। तो अगर आपकी आईटी टीम के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई मोटिव ही नहीं है तो अल्टीमेटली आपकी जो टीम है और उसका जो टीम वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो सारा का सारा फेल हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो प्रोग्राम को मेक भी कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है। मेक भी कर सकती है या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव नहीं है तो भी क्या होगा कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर फेस करेगी। इसी तरह अगर एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, जो डिफरेंट फेजेस हैं अगर इनको नहीं आपने इफेक्टिवली वो किया या फिर डोमेन रेलिवेंट नॉलेज नहीं है आपके पास, सो ऑल एंड अबव कंक्लूजन ये बनता है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उसे बहुत ज़्यादा ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ हार्डवर्क चाहिए। और अगर आपके पास कमिटमेंट नहीं है, कोई ठीक स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ठीक स्ट्रक्चर नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या है कि हम सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट नहीं करवा सकते। सही है। अच्छा, अब लेक्चर आ जाता है 278। इसमें जो है वो हमने की बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं।
अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। ये एक आपके पास डॉन न्यूज़पेपर की जो है वो आर्टिकल है, इसको रीड कर लें इफ़ यू वांट टू। खैर ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट स्लाइड थी कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को लाइक कैरी आउट करते हैं तो हम अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, इसी तरह फ्रॉड और पिल्फरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने सब्जेक्टिव पार्ट में ये टॉपिक वैसे करवाया हुआ है। पिल्फरेज कहते हैं और सॉर्ट ऑफ रॉबरी और स्टीलिंग। तो क्या होता है कि किसी तरह की चोरी या किसी तरह के फ्रॉड से हम बच सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो सेटअप है आईटी का, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कब? अगर हम सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो। फिर अगर एग्जीक्यूट नहीं करते और अटैक हो जाता है, सिक्योरिटी अटैक, तो क्या होगा कि आपकी मार्केट की जो गुड विल है वो लूज़ हो जाएगी। लाइक अब कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। इसी तरह जो कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। उसके अलावा आपको फ़ाइन्स वगैरह या कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना पड़ सकता है। फिर हमने बात की थी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड पिल्फरेज। इसमें क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है, अगर वो इफ़ेक्टिव वे में आपने यूज़ किया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि फ़्रॉड, अब्यूज़, मिसयूज़, ये सारा कुछ जो है उनके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और आपको बिज़नेस प्रोसेसेस पे एक कंट्रोल मिल जाता है। और ये सारा कुछ हम ऑडिट्स वगैरह के ज़रिए से भी कर सकते हैं। इसी तरह रिलायबल और रोबस्ट आईटी सेटअप जो होता है उसमें बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लान होता है, डिज़ास्टर रिकवरी प्लान होता है, रिडंडेंसी होती है, बैकअप्स होते हैं, इंसिडेंट मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट। तो ये सारे टर्म्स हम जो है वो काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं पहले। सो आई होप कि आपको जो है वो इन सब का मेन जो है वो पता होगा पॉइंट के क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी है जहाँ जहाँ पे आईटी का कोई ना कोई सेटअप है। लाइक आईटी सेटअप जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे कोई प्रॉपर और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम होना जो है वो ज़रूरी है। अब ये लग्जरी नहीं है बट इट इज़ एन इम्पेरेटिव कि ये होना ज़रूरी है, कि ये आपकी कोई आसाइश या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बेसिक नीड है किसकी, किसी भी लाइक आईटी सेटअप की, कि उसमें जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम ज़रूर जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिस भी मेच्योरिटी लेवल पे। अच्छा, अब आ जाता है लेक्चर 279। इसमें जो है वो हमने लाइक जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जिसकी 4 लेयर्स थी इफ़ यू रिमेंबर, तो इनकी हमने टाइमलाइंस जो है वो रिकमेंडेड देखनी है कि किसमें तकरीबन कितने मंथ्स लगने चाहिए। तो फर्स्ट मंथ लाइक मंथ 1 में जो है वो आपने प्लानिंग करनी है। फिर दूसरे और तीसरे लाइक 2 to 3 मंथ्स में आपने फ़ेज़ 1, अब वो फ़ेज़ 1 कौन सा है आपके पास है, सिक्योरिटी हार्डनिंग। फिर फ़ेज़ 2 में लाइक यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि 4th और 5th मंथ में जो है वो आपने क्या करना है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी है। फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या होगा, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आपके पास सिक्योरिटी गवर्नेंस आ जाती है और फिर ISO सर्टिफिकेशन। सो मंथ 1 जो प्लानिंग का है उसमें आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो है वो समझना है। फिर आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी डेवलप करनी है। फिर आपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी बिजनेस पार्टीज़ जो हैं वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही होंगी। फिर आपने एसेट्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके अलावा आपने ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं वो डेवलप करनी है। फिर आपके पास फ़ेज़ 1 आ जाता है जिसे हम पायलट टेस्टिंग कहते हैं। इसमें आपने अपने आईटी एसेट्स को हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा आपने जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स को उनके रोल असाइन करने हैं और इसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट वगैरह को के लिए आपने एक पायलट इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। फिर जो मंथ 4 to 5 है इसमें आपने MSB क्रिएट करनी है और मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती है, कि वो लीस्ट नंबर ऑफ़ आईटी एसेट्स जिनको हर हाल में लाइक कंफर्म हो, 110% श्योर हो आपके इस रिसोर्स को, इस आईटी एसेट को तो सिक्योर करना ही करना है। तो वो करना ही करना है वाले जो आईटी एसेट्स हैं वो आपके पास MSB में फॉल करते हैं। फिर उसके बाद इसमें वैलिडेशन और कुछ वेरिफिकेशन की चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाता है फ़ेज़ 3, इसमें आपने मज़ीद हार्डनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है और उसके अलावा अगेन वही आ जाता है वैलिडेशन जो भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। फिर फ़ेज़ 4 में आपने जो है वो टेक्निकल लाइक जो टीम्स हैं वो एसेट्स को हार्डनिंग, उनकी लाइक एसेट्स को हार्डन करना कंटिन्यू रखेंगी। उसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम था वो जिस भी फ्रीक्वेंसी से हो रहा था अब वो मंथली बेसिस पे जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी।
और डेफिनेटली जिस चीज़ की लाइक जिस प्रोग्राम के लिए हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को जो है वो फ्रिक्वेंटली कैरी आउट करते हैं, तो उसमें सिक्योरिटी होल्स के चांसेस कम से कम रह जाते हैं। और ये जो आपके पास फ़ेज़ 4 है फ्रॉम मंथ 8 to 10, इसमें हमने क्या करना है कि आपने जो है वो गवर्नेंस पे फोकस रखना है, और गवर्नेंस में आपके पास आ जाती हैं पॉलिसीज़ और SOPs। फिर जो लास्ट स्टेज है फ़ेज़ 5 मंथ 11 और 12 का, इसमें जो है वो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 की सर्टिफिकेशन होती है। और स्टेज 1 जो है वो आमतौर पे डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करता है, कि रिटर्न पीस ऑफ पेपर्स वगैरह को देखता है। और स्टेज 2 में ये रिव्यू किया जाता है, ये एनालाइज़ किया जाता है कि आपने उसको इम्प्लीमेंट वगैरह कैसे किया। तो ये जो सारे फेजेस हैं, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन, देन यू हैव सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, फिर गवर्नेंस और फिर ISO सर्टिफिकेशन। तो आप उस तरह भी रेजोनेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्लाइड को या इस मॉड्यूल को इस हिसाब से भी देख लें जो थोड़े बहुत यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड्स चेंज किए हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। अच्छा, अब आ जाता है लेक्चर नंबर 280 और टोटल है हमारे पास 284। यहाँ पे देखें, अब हमने देखना है कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये एक बैलेंस है, ये एक ट्रेड ऑफ है दो चीज़ों के दरम्यान में, दो पार्टीज़ के दरम्यान में। एक साइड पे आपके पास है मैनेजमेंट एंड एट द वेरी अदर एंड यू हैव सिक्योरिटी टीम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये नहीं कह सकते कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को कैरी आउट करना, और ना हम ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों ने कोई बैलेंस क्रिएट करना होता है और दोनों की मिला के थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। IT टीम जो है होती है, उसको लीड कौन करता है? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये दोनों मिलके एक इंस्ट्रूमेंटल और की रोल प्ले करते हैं। फिर जो मैनेजमेंट रोल है, उसमें आपने कमिटमेंट देखनी होती है, फिर सेट्स द टोन एट द टॉप, लाइक जो एग्जेक्टिव कमेटी होती है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी होती हैं, और लाइक पीरियोडिक वे में जो है वो परफॉर्मेंस को रिव्यू उसका कंडक्ट करना होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है उस प्रोग्राम के लिए। फिर उसने देखना है कि ISMC में कौन कौन से लोग मेन रोल प्ले कर रहे होंगे। फिर उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को मेक श्योर करना है कि वो इफ़ेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसने ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, लाइक विदाउट एनी फेवरिज्म जो है, किसी रेफरेंस वगैरह के बगैर एक ट्रांसपेरेंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर रिपोर्टिंग को कंडक्ट करना है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की। फिर IT टीम ने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करना है, लाइक उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, यूज़ में लेके आना है, इम्प्लीमेंटेशन में। और फिर उसने लाइक KPIs और KRIs जो होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के, की रिस्क इंडिकेटर्स, उन सबको देखना है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई रोड ब्लॉक आ रहा है, कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रही है, तो उसको भी रिजॉल्व करना IT टीम का काम है। तो कंक्लूजन इसका आपके पास ये बनता है कि इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट कैन ओनली बी ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू इफेक्टिव टीम वर्क। क्यों? क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को ऑर्केस्ट्रेट और अरेंज प्रॉपर वे में तभी कर सकते हैं जब टीम वर्क हो। ये इसी तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो हायरार्की है, उसके हर लेवल पे मौजूद हर एम्प्लॉय और हर स्टाफ मेंबर ने अपने हिस्से का रोल प्ले करना होता है, तभी हम कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग है। फिर आ जाता है हमारे पास 281 लेक्चर। यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट टीम है, अगर वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कैरी आउट नहीं कर रही, तो अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले जो है वो आपने अपने बिज़नेस की, ऑर्गेनाइजेशन के बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, और फिर देखना है कि क्या इम्पेक्ट और क्या रिज़ल्ट क्रिएट हो सकता है। फिर आपने ये देखना है कि उस सेक्टर में कौन कौन सी जो प्रैक्टिसेस हैं वो कंटिन्यू की जाती हैं। फिर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी कल्चर पोस्चर जो है वो एनालाइज़ करना है। फिर आपने देखना है कि किस हद तक काम किया जाता है और कितने जो है वो आपको रिसोर्सेज चाहिए। फिर आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है टू द हायर अथॉरिटीज़। सबसे पहले आ जाता है कि आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं कि टाइप ऑफ बिज़नेस आपने देखनी है, बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर ये जो 3 फेजेस थे या पिलर्स थे डेटा इंटेग्रिटी के, डेटा इंफॉर्मेशन के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये हमने मिड टर्म्स में देखे तो इन सब को आपने अंडरस्टैंड करना है। और फिर आपने ये देखना है कि लाइक इस फर्स्ट फेज़ में आपने ये देखना है कि इससे पहले कि मैं मैनेजमेंट की कंप्लेन किसी हायर अथॉरिटी को करूं, ये देख लेते हैं कि अगर आपकी मैनेजमेंट किसी रिस्क को डील नहीं कर रही या किसी एक्शन पे किसी चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही, तो
उसका क्या नुकसान हो सकता है और किस हद तक जो है वो उसके डैमेजेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आ जाता है कि आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना है। यहाँ पे कुछ अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री है कोई आपकी, तो इसमें एसबीपी लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की का आपने देख लेना है। फिर टेली कम्युनिकेशन और आईटी इंडस्ट्री है तो यहाँ पे पीटीए वगैरह जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है तो वो वापडा हो जाएगा। और इस तरह ऑयल एंड गैस के लिए जो सर्टिफाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ओगरा, आपके पास एक एसोसिएशन है ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने सिक्योरिटी पोस्चर को इवेलुएट करना है कि क्या कोई रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है और उसमें क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट पे कितना एम्फेसाइज़ किया जाता है, कितना नहीं किया जाता। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपने रिसोर्सेज वगैरह कितने चाहिए और कितना काम है उनको असेस करना है। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ देखना है, उसमें जो आईटी टीम है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें कितना स्टाफ एलोकेटेड है उसका साइज़ देखना है। फिर आपने देखना है कि आईटी एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या नहीं, दिस एंड ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो इनवाइट करना है या उनके साथ कोई मीटिंग अरेंज करनी है। और फिर उस प्रेजेंटेशन से पहले आपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो अप्रोच करना है। और जितना आप बेटर वे में आपने रिसर्च की होगी और जितना बेटर वे में अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हायर अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चेंज की ज़रूरत है और आपकी मैनेजमेंट जो है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। तो आप डायरेक्ट जो है वो उससे भी ज़्यादा हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं अगर आप वेल रिसर्च्ड और वेल प्रिपेयर्ड हैं तो। अच्छा जी, अब इसका आ जाता है कंक्लूजन कि मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वीक सिक्योरिटी पोस्चर आर एक्चुअली ड्यू टू द पुअर अवेयरनेस। तो जैसे हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि अवेयरनेस जो है वो टॉप मोस्ट कैटेगरी में फॉल करती है। कि अगर अवेयरनेस है आपके एम्प्लॉयज़ और आपके स्टाफ मेंबर्स में, आपकी डीन में, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में, तो क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ द ऑडियंस एंड एक्सप्लेन द नीड ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोग्राम फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो हम जब लाइक सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से ख़ुद को रख के देखते हैं तो आपको बेटर वे में समझ आता है कि क्या नीड्स है और उनको सेशिएट करना, उनको पूरा करना, फुलफ़िल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जो आपके ऑडियंस हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, जिनको डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उससे अफेक्ट हो रहे हैं, आपने उनकी जगह खुद को रख के देखना है। और फिर आपने देखना है कि सिक्योरिटी प्रोग्राम की ऐसे चीज़ में क्या ज़रूरत है, ठीक है। कीप इट हाई लेवल। तो आपने अपने स्टैंडर्ड जो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हैं उनको बिल्कुल भी आपने जो है वो डिग्रेड नहीं करना और आपने प्रॉपर जो सारी लेयर्स हैं उनको ऑनेस्टली और विद ड्यू डिलीजेंस आपने जो है उनको कैरी आउट करना है। अच्छा, फिर आपके पास 282 लेक्चर आ जाता है विच इज़ द थर्ड लास्ट लेक्चर ऑफ आवर सिलेबस। इसमें देखें कि अगर आपने किसी लाइक आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे दी जाती है और उसका आपने सिक्योरिटी पोस्चर असेस करना है, एनालाइज़ करना है, या आपको कह दिया जाता है कि भाई बताओ कि इसमें सिक्योरिटी पोस्चर जो है वो कितना वीक है, कितना स्ट्रेंथेंड है, या इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो मज़ीद कोई पैचेस वगैरह लगाने की ज़रूरत है। तो आपने क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछने हैं या ख़ुद से जो है वो कह लें एनालाइज़ करने हैं, असेस करने हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है कि डेजिग्नेटेड हेड जो है वो कौन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, ठीक है। ये जो पीटीएस यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट्स हैं आपके पास ओवरऑल कि इतनी इनकी वेटेज है। फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आपने देखना है कि अवेलेबल है या नहीं। फिर इंटरनल वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल्स जैसे हमने पढ़े थे क्वालिस, नेसस वगैरह, ये हुए हैं इम्प्लीमेंट या नहीं। फिर आपने देखना है कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए से कोई पेन टेस्टिंग की जाती है एटलीस्ट साल में एक बार या नहीं की जाती। फिर आपने देखना है कि सीआईएस और डीजर स्टेक्स के अकॉर्डिंग आईटी एसेट्स को हार्डन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर आ जाता है कि आपने इंटरनल प्रोसेसेस, चेंज मैनेजमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इन सब को इस्टेब्लिश किया गया या नहीं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो आपने खुद से या उस ऑर्गेनाइजेशन की डीन से पूछने हैं और मेक श्योर करना है और बाद में एनालाइज़ करना है कि वहाँ का सिक्योरिटी पोस्चर कैसे है और वहाँ पे क्या जो है वो ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो टीम है उसमें कम से कम 15% आईटी टीम के बंदे हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ हैं या नहीं। फिर आपके पास ऑपरेशनल लाइक फंक्शनल डीआर साइट, डिज़ास्टर रिकवरी साइट है, ताकि कोई इंसिडेंट मीट करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल को तो फ़ौरन से आप डिज़ास्टर्स को रिकवर कर सकें। तो ऐसी कोई साइट है या नहीं। उसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बीट योर विंडोज़ और लिनक्स, वो लाइसेंस्ड हैं या आप पायरेटेड वेरिएंट यूज़ करें। फिर एक्टिव डायरेक्टरीज़ हैं,
उसके अलावा लाइसेंस जो एक्टिव आपके पास हैं एंटीवायरसेस वगैरह, वो सारे वर्क स्टेशंस पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह नेटवर्क पे जो फ़िल्टरिंग है या फिर एज फ़िल्टरिंग जिसे हम कहते हैं वो एग्जीक्यूट की गई है या नहीं। डेटा सेंटर स्विच फंक्शनल है या नहीं। डीएमजी प्रेजेंट है या नहीं। बैकअप्स रेगुलरली किए जा रहे हैं या नहीं। उसके अलावा लाइक साल में 2 बार जो है वो डीआर ड्रिल और टेस्टिंग वगैरह हो रही है ऑफ साइट या नहीं हो रही। फिर मैनेजमेंट रिव्यू किया जाता है या नहीं। तो ये टोटल मिला के बन गया 500। ठीक है ना। टोटल पॉइंट्स आपके पास बन गए 500। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है। अब अगर आपके पास कोई स्कोर रेंज, अगर आपने मतलब इन सब पॉइंट्स को आपने प्लस करना है, लाइक ये आपके पास समझ लें जिस तरह वो सर्वे कोई साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स मोस्टली अगर कभी कर रहे होते हैं, तो आपने उस सर्वे में पॉइंट्स, ये जितने टोटल नंबर है ना, इसमें आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स, क्योंकि आप उस वक्त सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपने अपने हिसाब से ऑब्टेन्ड मार्क्स दे देना है और फिर आपने परसेंटेज निकालनी है। अगर तो जो स्कोर निकला, लाइक जो परसेंटेज निकली वो 20% से लेस है, तो आपने कहना है कि भाई इसका सिक्योरिटी पोस्चर बहुत ज़्यादा सवेयर वे में जो है वो रिस्क पे है और इसके रिकमेंडेड एक्शन होंगे। देखिए रिकमेंडेड एक्शंस तो सबके सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट ही कैरी आउट करवाना है। फिर अगर 20 to 35% है तो उसका पोस्चर है हाई रिस्क वाला। फिर 35 to 50% है दैन ये मीडियम रिस्क में फॉल करता है। और फिर इसी तरह यहाँ पे देखें 50 to 70% है तो पोस्चर है कि फ़र्दर इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे नोट करें कि अब सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चला गया, बल्कि थर्ड पार्टी सिक्योरिटी रिव्यू आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया है कि जब पेन टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कैरी आउट किया जा चुका हो, फिर हम ऊपर से जो है वो पेन टेस्टिंग करें। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखें कि 50 to 70% जब स्कोर हमारा बन जाता है तो हम लाइक वो कह लें कि जो आपके पास उसे क्या कहते हैं, लाइक रेड जोन जो होता है, थ्रेड्स वाला जो एरिया होता है, हम उससे जो है वो बच गए हैं। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थोड़े से सेफ़ लेवल में आ गई है। तो इसलिए अब वो सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट तो नहीं चाहिए, अब कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसोर्स पार्टी से रिव्यू करवाना है। फिर 70 to 85% में आ जाता है कि सेटिस्फैक्ट्री है अगेन, लेकिन फिर भी रिकमेंड किया जाता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसोर्सिंग के ज़रिए से सिक्योरिटी का रिव्यू करवा लिया जाए। फिर अगर 85% से टोटल स्कोर ज़्यादा बन रहा है तो इट मीन्स कि जो पोस्चर है वो वेरी गुड है और इसमें फिर आपने ISO सर्टिफिकेशन जो है उसको बस अडॉप्ट कर लेना है ताकि आपको सिक्योरिटी एक्रेडिटेशन मिल जाए। सही हो गया। So by evaluating the security posture and comparing with a few other organizations, the security posture can be portrayed in a quantitative manner। तो हम इसको जो है वो क्वान्टिटेटिव वे में लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में जो है वो आप जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। सही हो गया। द क्वेश्चंस कैन बी रिफाइंड एंड कस्टमाइज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो हम टोटल 500 पॉइंट्स के हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो आप कस्टम मेड भी कर सकते हैं। लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टास्क दिया गया है उसका सिक्योरिटी पोस्चर एनालाइज करने का, तो उसकी नीड्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है सेकंड लास्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 283। अच्छा, अब ये सब्जेक्टिव पार्ट में वैसे हम इस टॉपिक को एक बार पढ़ चुके हैं, बट लेट्स लुक इन टू इट अगेन। यहाँ पे आप देखें कि की लीडरशिप क्वालिटीज़ देखनी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड जो होता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी है? ऑथेंटिसिटी, कैंडिडनेस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, टीम इन्वायरमेंट, रिकग्नाइजिंग टैलेंट एंड हार्ड वर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलिब्रेटिंग सक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की। जब हमने कहा कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड की सबसे पहली क्वालिटी एट्रीब्यूट ये होना चाहिए कि ही और शी शुड बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिसिटी में आ जाता है कि क्योंकि IT कॉम्प्लेक्स है और कोई भी पर्सन जो है वो नोज इट ऑल टाइप का नहीं होता, कि हर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता कि जिसे हर स्किल में जो है वो एक्सपर्टीज़ हासिल हो। तो हमने क्या करना होता है कि लाइक अगर आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट करे अक्रॉस द होल स्टाफ के हर इंडिविजुअल की कोई ना कोई लिमिटेशंस हैं, उसकी कोई ना कोई जो है वो एक बाउंड्रीज़ हैं कि उसकी यहीं तक एक्सपर्टीज़ हैं, वो नेक्स्ट फील्ड में नहीं है एक्सपर्ट। अगेन इसमें ये आ जाता है कि आपने अपनी मिस्टेक्स और अपने फेलियर्स को जो है वो एडमिट करना है, एक्सेप्ट करना है और फिर उन पे काम करना है। और अगेन यहाँ पे MCQ आ जाता है कि गिव क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। तो अगर आपका जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड है वो अगर ऑथेंटिक है या उसमें ऑथेंटिसिटी पाई जाती है, तो टीम मेंबर्स में से जिसका क्रेडिट ड्यू होगा, लाइक जिसका कोई हार्ड वर्क या एफर्ट उसमें इन्वॉल्व होगी, तो उसको जो है वो क्रेडिट देगा, सारा क्रेडिट अपने पास नहीं रखेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिडनेस।
कैंडिडेट्स में यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट है कॉल अ स्पेड। ये बेसिकली एक ईडीएम है और इसका मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। तो आपने जो है वो बिल्कुल क्लियर और ऑनेस्ट वे में जो है वो अपने पूरे सिस्टम को साथ लेके चलना है इफ़ यू आर कैंडिड, ठीक है। और ये कैंडिडनेस किसकी यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड की। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए और स्ट्रेट टॉक आपने करनी है। उसके अलावा आपने जो है वो रिस्पेक्ट देनी है हर इंडिविजुअल को, और उनका फीडबैक जो है उसको भी वैल्यू देनी है, लाइक उसको वैल्यू करना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है फेयरनेस एंड फेयर प्ले। तो फेयरनेस और फेयर प्ले में आ जाता है कि प्रमोशंस और बोनसेस और इंक्रीमेंट्स वगैरह जो भी आपकी सैलरीज वगैरह पे हो रहे हैं वो परफॉर्मेंस और मेरिट के हिसाब से होने चाहिए। फिर आपने लाइक अक्रॉस योर होल ऑर्गेनाइजेशन आपके जो भी स्टाफ हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो एलोकेट करना है सही जगह पे, ठीक है। उसके अलावा उनकी कोचिंग देनी है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो ला सकें। फिर आ जाता है टीम इन्वायरमेंट। टीम इन्वायरमेंट में जो है वो आपने सोलो फ्लाइट को डिस्करेज करना है कि अगर कोई एक एम्प्लॉय है और वो लाइक जैक ऑफ ऑल बनने की अटेम्प्ट कर रहा है कि अगर इफ़ ही और शी थिंक्स कि वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अकेले कंप्लीट कर सकता है, तो आपने इस तरह के बिहेवियर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्करेज करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल जो है अक्रॉस द होल ऑर्गेनाइजेशन उसको सक्सेसफुली हर स्टेप से गुजार के एक अच्छा जो है वो आउटपुट दे सके। तो आपने जो है वो टीम कंसेंसस को प्रमोट करना है। उसके अलावा टीम से रिव्यूज़ लेने हैं, टीम अचीवमेंट्स को डिस्कस करना है। उसके अलावा सिंगल आउट एंड कोच इंडिविजुअल्स प्लेइंग टफ टैक्टिक्स के जो ऐसे लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इस तरह की टैक्टिक्स और इस तरह की क्लेवर ट्रिक्स जो हैं वो अपना रहे हैं टीम इन्वायरमेंट को ख़राब करने के लिए, तो आपने उनको जो है वो पहले कह लें कि जिस तरह ड्रॉप आउट करना है पहले उन्हें, और फिर उनको जो है उनको कोचिंग प्रोवाइड करनी है और उन्हें ये अवेयरनेस देनी है कि इट्स द टीम वर्क विच मैटर्स, और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सोलो फ्लाइट के ज़रिए से प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फिर आ जाता है कि आपने टैलेंट और हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज़ करना है, और जो प्रमोशंस होती हैं वो हार्डवर्क और टैलेंट की बिना पे या उसकी बेस पे होनी चाहिए, सही हो गया। फिर आपने आखिर में क्या करना है कि सक्सेस सेलिब्रेट करनी है, टीम सेलिब्रेशंस आपने लाइक अनाउंस करनी है और फिर उनको सेलिब्रेट करना है। और उसके अलावा आपने ऐसे क्वाइट वर्कर्स और बैकग्राउंड वर्कर्स जो अपेरेंटली नहीं नज़र आ रहे होते कि प्रोजेक्ट में कोई उनका रोल है, लेकिन अगेन क्योंकि टीम के हर मेंबर का ही कोई ना कोई रोल होता है किसी प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में, तो आपने उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना है और एट द एंड आपने उनको भी अप्रिशिएट करना है, सही हो गया। फिर आ जाता है हमारा लास्ट लेक्चर विच इज़ लेक्चर नंबर 284। सो हेयर वी आर, कंग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग टू द एंड ऑफ दिस कोर्स। अब ये इसमें ओवरऑल एक समरी है बस, इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, देन हमने देखा कि आईटी आर्किटेक्चर जो है किसी भी एंटरप्राइज़ का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है, या सिक्योरिटी ओवरले, जिसमें हमने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स वगैरह को डिस्कस किया, ठीक है, डीएलपीज एंड ऑल दैट स्टफ। फिर चैप्टर 3 आ गया जिसमें हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग की बात की। चैप्टर 4 में हमने वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की बात की। फिर चैप्टर 5 में हमने जो है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग देखा। और ओवरऑल थ्रू आउट द होल कोर्स हम मतलब क्या कर रहे थे कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को जो है ओवरऑल भी हम साथ लेके चल रहे थे, सही हो गया। फिर चैप्टर 6 में हमने फोर्थ फेज़ देखा विच वॉज द सिक्योरिटी गवर्नेंस। और फिर आपके पास चैप्टर 7 था जिसमें हमने टेस्टिंग और वैलिडेशन वगैरह को देखा। फिर चैप्टर 8 में सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल को देखा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस होल सब्जेक्ट। इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस द फाइनल टर्म प्रिपरेशन वीडियो फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पार्ट्स ऑन माई चैनल। Even then, अगर कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन हो so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, खुदा हाफिज़।